बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट तस्लीमुल इस्लाम और आप देख रहे हैं प्रो उर्दू डॉट कॉम का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और आज हम गुफ्तगू करेंगे इंडिया एंड टेररिज्म। नाज़रीन, अगर हम बात करें तो ये दोनों अल्फाज जो हैं ये लाजिम व मलजूम हैं। खित्ते की बात करें या इंडिया के अंदर की बात करें, इंडियन स्टेट कहीं ना कहीं किसी न किसी सूरत में टेररिज्म के अंदर इन्वॉल्व रही है। अगर उनके हमसाये ममालिक की बात करें जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, चाइना, बांग्लादेश और बाकी जितने भी ममालिक हैं जो उनके पड़ोसी हैं, उनके अंदर भी जितनी भी टेररिस्ट एक्टिविटीज होती हैं उसमें किसी ना किसी तरह इंडिया खुद से इन्वॉल्व रहा है। अगर इंडिया की अपनी बात करें तो उनका एक फौज है जो कि टेररिज्म एक्टिविटीज तो करती है, पाकिस्तान में भी करती है, चाइना में भी करती है और अपने हमसाया ममालिक जितने भी हैं उन सब में करती है। लेकिन नेशनली उन्होंने जो विंग बनाया हुआ है उसको आरएसएस कहते हैं। इसका इस तस्वीर का एक दूसरा रुख है कि इन्होंने ये वाले जो स्टेट्स हैं, ये जो एजेंसीज हैं, ये जो एक ग्रोह हैं, ये क्यों बनाए हुए हैं, इससे क्या ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाह रहे हैं। ना तो उन्होंने खुद अमन से रहना है, ना अपने लोगों को इंडिया के अंदर अमन से रहने देना है और ना ही अपने पड़ोसियों को अमन से रहने देना है। क्या ये बात इंटरनेशनल कम्युनिटी रिकॉग्नाइज करती है, और अगर करती है तो किस हद तक करती है, और इसके ये जो विंग्स उन्होंने बनाए हुए इंडिया ने, इसका इंडिया को कितना नुकसान है और उनके तमाम पड़ोसी ममालिक को कितना नुकसान है। इन सब पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम जनाब मोहम्मद बिलाल इफ्तिखार साहब, जिनका ताल्लुक है स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ग्रुप से। सर, मैं आपको शो में खुश आमदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। बिलाल साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सर, सबसे पहले मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बहुत ही आसान अल्फाज में फरमाइएगा कि इंडिया और टेररिज्म किस तरह लाजिम मलजूम है। देखिए जी, इंडिया की तारीखी एतबार से उठा के देख लें, जब तक जो हिंदू राज कायम रहा इंडिया के अंदर, उसके बाद आपको पता है कि फिर मुस्लिम्स आ गए और फिर ब्रिटिशर्स आ गए। तो हम देखते हैं कि जो यूज ऑफ वायलेंस है और जो टेररिज्म है वो इंडियन पॉलिसी का हमेशा से हिस्सा रहा है तारीखी एतबार से भी। आपको याद होगा कि दोवल हो गया या फिर ये मोदी हो गया या और बाकी लीडरशिप कौतलिया को बहुत ज्यादा जो है ना कोट करते हैं। तो बेसिकली कौतलिया ने भी यही एडवाइस की हुई है कि अगर तो आप सुकून से रहना चाहते हैं तो अपने आसपास वालों को आप सुकून से ना रहने दें। और यही इंडिया की पॉलिसी रही है। हम देखते हैं कि 1947 से लेके अब तक खित्ते के अंदर जितनी ज्यादा तकालीफ दूसरे ममालिक को पहुंचाएगी, उसके अंदर डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंडिया जो है वो इन्वॉल्व था। जिसकी एक मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। श्रीलंका के अंदर जो है 30-35 साल एक खाना जंगी जारी रही, और पूरी दुनिया के सामने आया है कि उस खाना जंगी को इंस्टिगेट करने वाला, उन टेररिस्टों को फाइनेंस करने वाला, उनको इक्विप करने वाला, उनको ट्रेन करने वाला कोई और नहीं था बल्कि खुद इंडिया था। यहाँ तक कि कबीर बेदी की एक इंडियन एक्टर है, उनकी आवाज के अंदर एक यूट्यूब पे भी अवेलेबल है डॉक्यूमेंट्री, जिसका लिंक मैं आपको भी भेज देता हूँ। उसके अंदर वो जो है वो रिवील करते हैं कि ये जब इंडियन पीस कीपिंग फोर्स श्रीलंका में उतरी है तो उससे 3 दिन 4 दिन पहले जो है इंडियन एयरफोर्स का एक हेलीकॉप्टर जिसमें रॉ के ऑफिसर्स सवार थे, वो खुफिया तौर पर श्रीलंका आए हैं। उन्होंने प्रभाकरन जो एलटीटीई का चीफ था उसको पिक किया, दिल्ली लेके गए हैं, पहले मद्रास और मद्रास से दिल्ली लेके गए हैं, जहाँ पे वजीर आजम यानी कि राजीव गांधी से उसकी मुलाकात करवाई गई है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आप पीस कीपिंग के लिए जा रहे हैं और दूसरी तरफ आप अपने जमाने के सबसे बड़े टेररिस्ट को अपने एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर में लेके दिल्ली जा रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है। और हम ये भी देखते हैं कि जब जो श्रीलंकन आर्मी के ऑपरेशंस थे जो 87-88 के अंदर इसी एलटीटी के अगेंस्ट, और श्रीलंकन आर्मी काफी गेन्स जो है वो कर रही थी और ऐसा लग रहा था कि ये फितना जो है वो खत्म हो जाएगा, लेकिन सिर्फ इंडियंस की वजह से, इंडियन प्रेशर की वजह से वो जो लिबरेशन 1 और लिबरेशन 2 नामी ऑपरेशन थे उनको रोकना पड़ा। और फिर वो सिचुएशन पैदा हुई कि आपको पता है कि अगली 1 डेढ़ दहाई जो है श्रीलंकन्स को कुर्बानी देनी पड़ी हजारों जानों की, फिर जाके इस मसले के ऊपर जो है ना काबू पाया गया। इसी तरीके से अगर आप देख लें तो खुद मोदी जो है वो इस बात को अब एतराफ करता है और बड़े फख्र से एतराफ करता है कि मैं मुक्ति योद्धा था। और भाई मुक्ति योद्धा थे, मसला पैदा कर रहे थे आप। आज जब आप कश्मीर कश्मीर रोते हो तो भूल जाते हो कि 1970 से जो आपने गेम शुरू की, जिस तरीके से आप अपने बंदे इन्फिल्ट्रेट करवा रहे थे, घुसपैठिए इन्फिल्ट्रेट करवा रहे थे,
जो हमारे फौजियों को मारे थे, हमारे जो है अवाम को मारे थे, तो वो क्या था? वो भी तो दहशतगर्दी थी ना। इसी तरीके से आप देख लें कि ये तो खैर बाहर के ममालिक में है ना, श्रीलंका हो गया, तिब्बत। आप जानते हैं कि अभी ये 2-3 महीने पहले गलवान फिंगर एरिया के अंदर जो है, इनके जो तिब्बत से ताल्लुक रखने वाले स्पेशल एसएफएफ के कमांडोज जो हैं वो मरे। अच्छा, अब ये एसएफएफ के कमांडोज जो हैं ये तिब्बतन्स हैं, इनको बनाया खुद इनके एनालिस्ट, इनके राइटर्स कह रहे हैं बनाया इसलिए गया है ताकि इनसे गड़बड़ करवाई जाए चाइनीज तिब्बत के अंदर। तो चाइनीज तिब्बत के अंदर ये खुद मान रहे हैं कि हम टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं। इसी तरह आपको याद होगा आज से 3-4 साल पहले दाइश के हवाले से एक आया था कि इराक के अंदर इंडियन कंपनीज जो हैं वो दाइश को जो है आईईडीज के लिए जो है स्पेयर पार्ट्स जो हैं, जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, वो एक्सपोर्ट कर रही हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये तो अमेरिकन प्रेस, यूरोपियन प्रेस ने कहा। फिर आपको याद होगा 2 साल पहले जो है अमेरिका ने मॉब का जो है मदर ऑफ ऑल द बॉम्ब्स जो है उसका जो हमला किया था दाइश की पोजीशंस पे, तो उसमें मरने वाले सारे जो हैं वो इंडियंस थे। तो गर्ज ये कि आपको जहां पे भी दहशत नजर आएगी वहां पे आपको इंडिया का राज जो है जरूर। अच्छा, इसमें भी एक सबसे ज्यादा जो मुझे अजीब बात लगी, जो दुनिया के लिए भी बड़ी तशवीश की बात होनी चाहिए, है कि एनएसए इनका जो है हैदराबाद के अंदर खुल के बात करता है कि जी हमें पाकिस्तान में ये कुछ होना करना चाहिए। आपको याद होगा बड़ी मशहूर इसकी दोवल की है, और आपको नजर आ रहा है वही कुछ हो रहा है। फिर इनकी एक जो दहशतगर्द फौज का एक मेजर जो है, पता नहीं मेजर भी है या क्या है, वो आर्या जो है, वो आपको टीवी पे बैठ के वो कुछ बातें करता है, और वही बातें आपको कुछ दिनों के बाद पाकिस्तान में होती हुई नजर आती हैं। फिर इनका जो जनरल है विक्रम सिंह, वो एक सेमिनार के अंदर बात करता है, जो वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इनका रिटायर हुआ है, और उसी तरीके से गड़बड़ आपके पाकिस्तान में होना शुरू हो जाती है। तो मेरे ख्याल में इसके अलावा दहशतगर्दी, इंडिया की दहशतगर्दी की इन्वॉल्वमेंट की क्या बात होगी? अभी आप हाल ही में जो एनएसए हमारे जो है उन्होंने जो इंटरव्यू दिया करण थापर को, तो उसमें उन्होंने रिवील किया कि किस तरीके से दहशतगर्द तंजीमों को पैसा देके इंडिया जो है वो जो है मुतहद करवा रहा है। आप जानते हैं कि बलूचिस्तान के अंदर खास तौर पे जो सीपेक के हवाले से दहशतगर्दी हो रही है, उसमें ओपनली इन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है कि हम उसको सबूताज करने के लिए टेररिज्म को फरोग देंगे। तो गर्ज आप देख लें कि जितना भी साउथ एशिया के अंदर आपको टेररिज्म नजर आ रहा है, जितना भी पाकिस्तान में नजर आ रहा है, श्रीलंका में नजर आ रहा है, नेपाल इनसे दूर हो गया कि नेपाल इनके साथ हमेशा था, इनकी उंगली पकड़ के चलता था, लैंडलॉक कंट्री है। लेकिन इन्होंने जिस तरीके से टेरर को यूज किया उसके खिलाफ, नेपाल के खिलाफ, तो आज नेपाल भी जो है चाइना के करीब होके उबोर का हिस्सा बन गया। इसी तरह बांग्लादेश आप देख लें, बांग्लादेश के बॉर्डर के ऊपर, या अभी कुछ अरसे पहले, पिछले साल जो है, इनके जो बंगाल का जो पीजेपी का चीफ था, उसने कहा कि जी हम 1 करोड़ बंगालियों को जो है बांग्लादेश के अंदर जो है मार के भगा देंगे। और आप जानते हैं कि जिस तरीके से इनकी बीएसएफ जो है बंगालियों के साथ सलूक कर रही है, और हर रोज 2-4 बंगाली मारे होते हैं, तो बांग्लादेश को भी यही समझ आनी शुरू हो गई है कि बांग्लादेश के अंदर जो शिद्दत पसंदी और जो दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं, उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ इंडिया का हाथ है। अच्छा, ये तो था बाहर के मुल्कों में। भारत वो वाहिद मुल्क है जो अपने मुल्क के अंदर भी दहशतगर्दी करवा रहे हैं। उसमें आपको याद होगा कि एक फिल्म आई थी जिसका नाम गालिबन हैदर था। वो थी अखवान नाम की, इन्होंने एक तंजीम बनाई थी मकबूजा कश्मीर के अंदर, जिसका काम ये था कि ये पकड़ते थे लोगों को, उनको ब्रेन वॉश करते थे, फिर उनके जरिए लोगों को कत्ल करवाते थे, रेप्स करवाते थे, और उसका नाम जो है ना फ्रीडम फाइटर्स जो हैं उनके ऊपर डाल देते थे। अब तो इस मौजू पे खुद हिंदुस्तानी मीडिया ने भी बनाई है। तो क्या ये दहशतगर्दी नहीं थी? ये एक ऐसी दहशतगर्दी थी भारतीय सेना की तरफ से, इनकी इंटेलिजेंस की तरफ से, जिसका डायरेक्शन जो है खुद अपने लोगों की तरफ था। इससे अगर आप बाहर आ जाएं, तो आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से इन्होंने टेरराइज किया सिखों को, किया एटीज के अंदर, कि आज अच्छे खासे सिख भाग के जो हैं वो कनाडा और जो है यूके के अंदर बैठे हुए हैं, दूसरे ममालिक के अंदर बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनको बुरे तरीके से प्रोसिक्यूट किया गया। खासतौर पे अब जब बीजेपी आई है, तो हमने एक और नया एलिमेंट देखा कि आरएसएस और हिंदुत्व के लोग जो हैं उनकी एंट्री शुरू हो गई पंजाब के अंदर, जिसकी वजह से कई जो जगहों पे झगड़े भी हुए। इसी तरीके से दलित्स के साथ जिस तरह टेरराइज किया जा रहा है, अभी वो जो एक खातून का ज्यादती का जो बड़ा अखबारों में भी आया कि ऊंची जात के जो ठाकुर हैं, पुलिस ने क्या किया? पुलिस उन ठाकुरों का, उन ऊंची जात के लोगों का जो है साथ दे रही है। अपने लोग जो हैं, जो बेचारा मजलूम क्लास है या लोअर कास्ट है, उसके साथ क्या हो रहा है?
बिलाल तो इफ्तिखार गर्ज साहब, आपकी आपके जवाब में से एक सवाल मैं करना चाहूंगा कि जैसे आपने बताया कि इंडिया के जो एनएसए हैं या ये जो आर्या एक हैं जो जो कि कहा जाता है कि ड्रामा आउट हुई है, कोर्ट मार्शल उनका हुआ है, वो एक छोटा सा चैनल बना के बैठे हैं और वहां पे पाकिस्तान के खिलाफ वो मुसलसल जहर जो है वो उगलते रहते हैं, और जो वो कहते हैं वो पाकिस्तान के अंदर कहीं ना कहीं किसी ना किसी हालत में होता अक्सर व बेशतर नजर आता है। जब वो अपने मुंह से खुलेआम इतना इकरार कर रहे हैं इंडियन मीडिया वाले या इंडिया के लोग जो हैं जो उनके करता धरता है, तो इन चीजों का इंटरनेशनल कम्युनिटी नोटिस क्यों नहीं लेती? इंटरनेशनल कम्युनिटी जब इस तरह की अनसर्टन सिचुएशन कहीं पे भी क्रिएट होती है और उसको क्रिएट करने वाले अपने मुंह से बाकायदा उसका इजहार कर रहे हैं, उसको मान रहे हैं, तो उसके बावजूद उनको रिस्पॉन्ड ना करना, क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी की पाकिस्तान के लिए बेइज्जती नजर नहीं होती? देखिए, इसमें कपल ऑफ फैक्टर्स हैं। पहले बात तो ये कि अब हमने देखा कि पिछले 2 साल से जिस तरह पाकिस्तान ने फॉरेन पॉलिसी के महाज के ऊपर अग्रेसिव जो है पोस्चर अपनाया है, और हाल ही में जो करण थापर को जो एनएसए ने, हमारे मोहित यूसुफ ने जो इंटरव्यू दी, उसमें पता चला कि अब पाकिस्तान आगे फ्रंट फुट पे खेलना चाह रहा है। पिछले ज़मानों में ये हुआ कि हमारे कुछ ताल्लुकात, कुछ कमर्शियल जो हैं, निजी ताल्लुकात की वजह से या निजी फ़वाइद की वजह से पाकिस्तानी हुकूमत उस तरीके से अपना जो है परसू नहीं कर सकी। बल्कि आपको याद होगा कि ये जब बॉम्बे अटैक्स हुए थे, तो उसके बाद हमारी एक सियासी शख्सियत थी जिन्होंने कहा कि जी वो पाकिस्तानी है। तो आप जानते हैं कि उसकी कन्फेक्शन, उसका बोलने का तरीका, तमाम पैटर्न्स किसी भी पाकिस्तान के इलाके से नहीं मिलते हैं। तो कुछ अपने कमर्शियल मफादात थे जिसकी वजह से नहीं, लेकिन अब जो है हुकूमत फ्रंट फुट पे खेल रही है, एक्सपोज करी। और आपको याद होगा कि अमेरिकन सेनेटर्स भी बलूचिस्तान के हवाले से और तरीके टीटीपी के हवाले से कई बयानात सामने आए। हमारा काम ये था कि हम उन्हें परसू करते, लेकिन हम कुछ अपने छोटे मफादात की वजह से हमने उनको परसू नहीं किया। लेकिन अब जिस तरीके की पॉलिसी चल रही है, उसमें ये लग रहा है कि पाकिस्तान हर जगह पे, और उसकी एक मिसाल कश्मीर के मामले में आप देख रहे हैं कि इस वक्त दुनिया कश्मीर के मामले पे इंडियन मौक़िफ़ मानने के लिए तैयार नहीं है। मैं कहता हूँ कि इसमें थोड़ी सी और एग्रेशन की जरूरत है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली हम लोग अपने सियासी फवायद, अपने कौमी जो इंटरेस्ट हैं, पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं और सेल्फिश इंटरेस्ट जो हैं, उनको डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। हमें कम से कम पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, तमाम अवाम को नेशनल इंटरेस्ट का की जहाँ पे बात आ जाती है, वहां पे एक होना चाहिए और हमें सबको मिलके उस डायरेक्शन में चलना चाहिए। बहुत खूबसूरत और बात उस की है बिलाल इफ्तिखार साहब आपने कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको नेशनल इंटरेस्ट की बात करनी चाहिए। सर, जब नेशनल इंटरेस्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले इस वक्त जो हमारे पास इशू चल रहा है वो हमारी सरहदों पे चल रहा है। सरहदों में बहुत ज्यादा कशीदगी इंडिया की तरफ से प्रोवोकेशन की जाती है और फिर वहां पे इस तरह के हालात पैदा किए जाते हैं कि रोजाना की बुनियादों पर हमारे जो फौजी जवान हैं वो शहीद हो रहे हैं, और इंडिया को इक्वली जवाब भी दिया जा रहा है। यूएन ऑब्जर्वर जो हैं, यूएन मिशन के जो लोग हैं, वो भी उसको आकर उन साइट्स को बाकायदगी से विजिट कर रहे हैं, और काफी अरसे से पाकिस्तान ने इंटरनेशनल कम्युनिटी के लोगों को वहां बुलाना शुरू किया, जो पाकिस्तान में फॉरेन एम्बेसडर्स हैं उनको भी वहां पर लेके गए हैं, लेकिन उसकी तरफ कोई खातिर ख्वाह उसके रिजल्ट्स निकलना शुरू नहीं हुए। इसको आप किस तनाजुर में देखते हैं? देखिए, रिजल्ट्स तो निकल रहे हैं। देखिए, इस वक्त दुनिया, खुद आपको पता है, एक तो वबा की आलम में चल रही है। कोरोना की वजह से की वबा की वजह से जहाँ पे दुनिया की पूरी दुनिया की मीशत इस वक्त सफर कर रही है और माइनस के अंदर जा रही है। तो प्रायोरिटाइज जो है इस वक्त जो है, फिर आप जानते हैं कि इस वक्त बहुत बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं इस वक्त आपको ईस्ट मेडिटेरेनियन और मीना के इलाके में उभरते हुए नजर आ रहे हैं। उसके अलावा जो है आपको अजरबैजान का मसला जो है, आप जानते हैं कि सीज फायर का ऐलान हुआ था, लेकिन वो सीज फायर नहीं हो सका। और कल ही आप उन्होंने जो गांजा शहर के ऊपर आर्मीनियंस ने जो स्कड मारे हैं, तो काफी शहादतें वहां पे हुई हैं। तो बिलाल इन इफ्तिखार साहब, मैं तमाम दोबारा से इसी इसी चीज पे आऊंगा कि जो इंडिया जो है वो विद इन द स्टेट जो एक्टिविटीज कर रहा है या स्टेट के बाहर अपनी टेररिस्ट एक्टिविटीज कर रहे हैं, इसकी लॉन्ग टर्म में उनको क्या प्राइस पे करना पड़ सकती है? देखें जी, प्राइस क्या पे करना चाह रही है? आप किसी के लिए गड़ा खोदेंगे, आपके लिए गड़ा आपने खुद उसमें गिरना है। आज हिंदुस्तान के अंदर जो है, आप जानते हैं कि जहाँ पे कास्ट की कश्मकश के अंदर तेजी आ गई है और लोअर कास्ट को दीवार के साथ लगाया जा रहा है, तो क्या वो रिएक्ट नहीं करेंगे? इसी तरीके से जिस तरीके से मुसलमानों को मारा जा रहा है, फिलहाल तो हमें एक चीज ये नजर आ रही है कि मुसलमान अपनी वफादारी
जो है वो प्रूव करने के चक्करों में है। लेकिन एक वक्त वो भी आएगा, अगर इन्होंने अपने आप को बंदे का बच्चा ना बनाया और सही पॉलिसी में ना आए, कि वहां पे भी रिएक्शन होगा। इसी तरह क्रिश्चियन सिख्स जो हैं, उनके साथ जो है उनको दीवार के साथ लगाया जा रहा है। तो बेसिकली आपको कल वो आया था नागालैंड, जो है कल की खबर थी, नागालैंड वालों ने कहा है कि हम किसी भी हालत में इंडियन यूनियन का अपना आपको हिस्सा नहीं समझते, ना हम उसमें शामिल होंगे। तो इंडिया बेसिकली, इंडिया के टूटने की बुनियाद इन्होंने खुद डाल दी है। इन्होंने समझा कि हम दूसरे मुल्कों के अंदर फसाद डाल के वहां पे टेरर को फाइनेंस करके दूसरे मुल्कों को नुकसान पहुंचाएंगे, तो आज वो तमाम चीजें वापस अपनी तरफ आ रही हैं और लोग, दुनिया जो है इनका नैरेटिव मानने के लिए तैयार नजर नहीं आ रही। और मैं एक और आपको बात बता दूं कि जहालत गलतियां करवाती है। कल इनके एक आया हुआ था कि द वायर के अंदर एक आर्टिकल आया हुआ था, जिसके मुताबिक उन्होंने कहा जी पाकिस्तान के अंदर दो जो है मिलिट्री यूनिवर्सिटीज काम कर रही हैं, एयर यूनिवर्सिटी और एनडीयू, जबकि इंडिया के पास अभी तक एक भी नहीं है। जिससे पता चलता है कि इनके ऑफिसर्स का जो एजुकेशनल और वो जो इंटेलेक्चुअल जो एक लेवल है वो बहुत कम है, क्योंकि दे आर नॉट ट्रेन्ड। तो खित्ते के अंदर जो है अवेयरनेस आ रही है, और उस अवेयरनेस को इंडियन आर्मी लीडरशिप और इनकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो फॉलो नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से बिल आखिर साइज कब तक आपको बचाएगा। साइज जो है वो आपके लिए लाइबिलिटी बन जाएगा, क्योंकि आपके अंदर उस साइज को संभालने का इंटेलेक्ट नहीं है। बिल्कुल। और इस इंटेलेक्ट ना होने की मिसाल हम देख रहे हैं, जिस तरीके से आप लोगों के साथ जुल्म कर रहे हैं, लोअर कास्ट के साथ कर रहे हैं, आप दीगर माइनॉरिटीज के साथ कर रहे हैं। तो ज्यादा नहीं ये चलेगा इनकी, ये जो इस तरीके से जो इनकी पॉलिसी चल रही है, जिसमें इनके आर्मी चीफ भी खुल के कहते हैं, इनका एनएसए भी खुल के दहशतगर्दी की फरोग की बात करता है। और तो और एक वो ड्रम आउट जो इनका अफसर है, वो भी बैठ के बात कर रहा होता है कि जी हमें पाकिस्तान में ये करना चाहिए। तो बहुत भाई शुक्रिया यूटोपिया से बिलाल इफ्तिखार साहब। इस वक्त नाजरीन जो सूरत हाल है इंडिया के हवाले से, इंडिया बड़ा खुल के इन चीज़ों का मुजाहरा कर रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी दहशतगर्द एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसके अंदर बिल वास्ता या बिला वास्ता कहीं ना कहीं इंडिया का किरदार जरूर रहा है। अब हमें ये देखना होगा कि इंडिया अपने अंजाम की तरफ कितनी तेजी से गामजन होता है। इसी के साथ अपने होस्ट तस्लीमुल इस्लाम और हमारे आज के मेहमान मोहम्मद बिलाल इफ्तिखार खान साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।